दोस्तों देखिए, आज हम एक बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है देखिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि भई ये इंसान जो है बहुत दोगला व्यवहार रखता है, दोगलापन करता है मतलब कि मुँह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो ये उसकी गलती नहीं है, समझिएगा बात को कि ये उसकी गलती नहीं है, गलती किसकी है? ये चीज़ दोगलापन हमको विरासत में मिला है प्रकृति से। कैसे मिला है? कि प्रकृति में सबसे जो फंडामेंटल चीज़ है ना, वो है प्रकाश, लाइट। अब लाइट खुद दोगलापन करती है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाओ कि इस पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ भौतिक अस्तित्व रखती है, यानी कि फिज़िकल एक्जिस्टेंस अगर रखती है, तो वो भी दोगलापन करती है। समझिएगा ज़रूर। कैसे? कि आज का देखिए कि जो लाइट होती है, वो रेडिएशन में चलती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यानी कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण। इलेक्ट्रो अ, एक मिनट, मैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण। ये होता तो एक तरीके से तरंग है, वेव होती है, यानी कि क्या होती है? तरंग होती है। लेकिन तरंग होती है, किसने बताया? क्रिश्चियन हाइगन्स ने बता दिया था, लेकिन उनसे पहले प्रकाश को बताया था न्यूटन ने कि भैया ये कॉर्पस्कुल्स की फॉर्म में चलता है, यानी कि कणों के रूप में चलता है। अब एक बात बताइए, जो पूरी फिजिक्स का पापा है, उनको गलत कैसे कहा जा सकता है ना? तो क्रिश्चियन हाइगन्स ने कहा कि नहीं चाचा जी आप गलत हो, हम सही हैं। ये तरंग के रूप में चलता है क्योंकि मैंने देखा है, प्रैक्टिकल करके देखा है मैंने। फिर उसके बाद आते हैं मैक्स प्लांक, चश्मा लगा के, ओ मलूक शहजादे कतई। क्या कहते हैं? चाचा जी हम आपके फेवर में हैं, बशर्ते एक छोटा-सा चेंज करेंगे कि वहाँ पे हम उनको कॉर्पस्कुल्स ना कह करके एनर्जी पैकेट कहेंगे। वो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे जो कण हैं, जो पार्टिकल हैं, उनको हम क्या कहेंगे? या तो आप उनको क्वांटा कह लीजिए या फिर आप उनको फोटॉन कह लीजिए। यानी कि जो योगी आदित्यनाथ जी है ना, उनकी तरह उनका बिहेवियर था कि हमने बस नाम बदल करके रखेंगे, चलाएँगे वही चीज़, नाम बदलेंगे बस। तो यही काम उन्होंने करा। मैक्स प्लैंक ने क्या करा कि उन कॉर्पस्क्यूल्स पार्टिकल जो नाम रखा था आइज़ैक न्यूटन ने, उनको कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने कह दिया कि हम इनको क्वांटा कहेंगे या फोटॉन कहेंगे, ये कहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि सर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, तो कण के रूप में कब चलता है? किस अवस्था में चलता है ना? तो ये जो भी चीज़ हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि भैया तरंग के रूप में तो चलता है ये, लेकिन पार्टिकल के फॉर्म में भी तो चलता है, कण के रूप में भी चलता है। किस-किस ने बताया? तो सबसे पहले न्यूटन चाचा जो कि फिजिक्स के पापा हैं, उन्होंने बताया था। उसके बाद समर्थन दिया था किसने? मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक की बात को एक्सपेरिमेंट करके नोबेल पुरस्कार जीता किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझा करके। ठीक है? अब एक चीज यहां पे देखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती वेव है, काम ऐसा भी करती है, लेकिन कब कब करती है? समस्या ये है, कब ये वेव का काम करेगी, कब ये पार्टिकल की तरह काम करेगी। तो इस चीज को ऐसे समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर से ट्रीट करता हो, किसी मैटर से इंटरैक्ट करता हो, उससे मतलब आपसी मेलजोल बनाता हो, किससे? मैटर यानी कि द्रव्य से, तो वहां पर वो पार्टिकल की तरह काम करेगा। और जहां पर वो वेव से काम करेगा तो वहां पर तरंग के रूप में ही काम करेगा। ठीक है? चलिए, ये तो हो गया सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर। सर वेव भी हो गया, पार्टिकल भी हो गया। वेव कहां कहां काम करेगा? तो ये आपको पता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, दुनिया भर के आयसन आयसन जो भी है इनमें करता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इनको छोड़ करके, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन को छोड़ करके बाकी जितने भी क्षण वाले हैं ना, उनमें ये काम करेगा। अब बात आती है पार्टिकल कहां काम करेगा। गिने चुने दो या तीन है
जिनमें इफेक्ट लगा आ जाए, समझाने का वो याद करने का बता रहा हूं। कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, है ना, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया एक तो। दूसरा हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और एक तीसरा होता है रमन इफेक्ट। इनमें इन तीन में जितने में भी इफेक्ट लग जाए, समझ लेना कि यहाँ पे ये पार्टिकल की तरह काम करेगा। नींव किसने रखी? फिजिक्स के पापा यानी कि आइजैक न्यूटन ने। उनको समर्थन दिया किसने? मैक्स प्लांक ने। और मैक्स प्लांक के स्टेटमेंट पर एक्सपेरिमेंट करके नोबेल प्राइज किसने जीता? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट ही करा, उन्होंने अपनी कुछ 4 इक्वेशंस भी दी थी, उनका भी डिस्कशन हम करेंगे। ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब मैं बात करूं मैटर। दूसरी चीज बताई ना मैंने, दोगलापन हमें प्रकृति से मिला है। एक तो प्रकाश हो गया, दूसरा होता है पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज बनी है मैटर से बनी है, द्रव्य से बनी है, तो उस द्रव्य का दोहरापन, दोगलापन क्या है, उसको समझते हैं। तो देखो, मैटर अगर वो है तो सीधी सी बात मेरे प्यारे बच्चे इतना समझना कि मैटर है तो वो पार्टिकल तो होगा ही होगा, पार्टिकल से तो बना ही होगा, है कि नहीं? नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। ऐसे समझिएगा कि भारत में सबसे प्राचीन किसी काल में एक महर्षि कणाद हुआ करते थे। कणाद, उन्होंने क्या करा, अब खेलने की बॉल ली, तोड़ते 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 बहुत छोटे पार्ट तक पहुंच गए। उन्होंने ये कहा कि इस पार्ट को अभी और भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन कब तक तोड़ा जा सकता है? कि जब तक इसको छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटे पार्ट तक ना पहुंच जाए। और जब पार्ट तक पहुंच जाएंगे, उसी पार्ट को कहा जाएगा कण। और कण का मतलब है कि सर इससे ज्यादा छोटा पार्ट इसका नहीं तोड़ा जा सकता, अविभाज्य। ठीक है, यानी कि उसको काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, वो छोटी से छोटी फंक्शनल यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट पार्टिकल होगी। तो डिस्कवरी किसने करी पार्टिकल की? महर्षि कणाद ने। लेकिन क्रेडिट उनको नहीं मिला, ध्यान रखना, क्रेडिट उनको नहीं मिला, क्रेडिट मिलता है विदेशी लोगों को। क्यों? क्योंकि भैया जो भारत के वैज्ञानिक थे ना, जिन्होंने लिख लिख करके अपनी पुस्तकें रख दी, पता नहीं धूल मिट्टी में कहां धूल फांक रही हैं वो, अंग्रेज उन्हीं पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके रिसर्च कर रहे हैं। और हम भारत के वासी क्या कर रहे हैं? कभी पतली कमर चल जाती है ना, कभी वो मेरा दिल पुकारे आजा चल जाता है, यहां भटक रहे हैं बस। दिमाग भारतीय लोगों का बहुत है, लेकिन भटक जाते हैं कि कभी पतली कमर देखने में, तो कभी मेरा दिल पुकारने में, कभी बुलाती है मगर जाने का नहीं में चले जाते हैं। अंग्रेज एक चौचले नहीं करते, अंग्रेज सिर्फ चौचले एक ही करते हैं कि किताबों में दूसरे का क्रेडिट अपने नाम पे कैसे करना है, ये काम करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं मैटर का। यानी कि मैटर का फंडामेंटल जो नेचर है वो तो है पार्टिकल, लेकिन इसका दूसरा नेचर भी है कि क्या, कि ऐसे है कि अब जैसे अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक चल रहा हूं, तो मैंने चलते में अपने पीछे एक तरंग छोड़ी है, जिसको हम दे ब्रोय वेव कहते हैं। नहीं है समझ? दे ब्रोगली तो आ गया होगा ना, लुइस दे ब्रोगली। हाँ, लुइस दे ब्रोगली का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लुइस डी ब्रॉय होता है। ब्रॉय, ब्रोगली नहीं होता है, ब्रॉय कहा जाता है, क्योंकि जी और एल वहां पे साइलेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि मैटर पार्टिकल तो होता है, लेकिन मैटर जब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, किसी भी वेलोसिटी से करे, तो वहां पर वो अपने पीछे एक वेव बनाता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी ड्यूअल नेचर रखता है, दोगलापन रखता है, और मैटर भी दोगलापन रखता है। तो इसी चीज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं आज के इस चैप्टर में, जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यानी कि विकिरण और द्रव्य का दोगलापन, द्वैत प्रकृति। ठीक है, और ये मत समझना कि इस धरती पे जितने भी जानवर, प्राणी, मनुष्य, मानव, आदि मानव जो भी हैं, उन सभी में दोगलापन होता है, क्योंकि वो मैटर के बने होते हैं। और जो चीज मैटर की बनी नहीं है, यानी कि जो एनर्जी है वो भी पार्टिकल नेचर, वेव नेचर।
ठीक है ना? तो इन्हीं के दोगलेपन को डिस्कशन करना है और कुछ नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पूरी फिजिक्स होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे आस-पास का व्यवहार, अपने आस-पास की प्रकृति, वही होती है बस। उसी को थोड़ा-सा डिस्क्लोज़ करते हुए चलते हैं, एन्जॉय करते हुए चलते हैं। यानी कि इतना तो समझ में आ गया ना कि हम कौन-सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? अब इस चैप्टर में सबसे पहले आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो रेडिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेडिएशन का वेव फॉर्म तो पता ही है, इसके बारे में मैं ज्यादा बहस आपसे करूंगा नहीं, है ना? मैं बात करूंगा पार्टिकल नेचर की, कि रेडिएशन का पार्टिकल नेचर क्या है, कैसे कैसे ये प्रोपाउंड हुआ, किसने बताया, किसने नहीं बताया, कहां से निकल के आया, है ना? सब चीजें इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोटोन, वन एंड ओनली द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच इज नोन एज फोटोन और कॉल्ड एज क्वांटा। इट इज अ फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आवे है मेरे पे भी चलो, ऐसा लग रहा होगा जैसे कमेंट्री कर रहा हूं मैं, क्रिकेट वगैरह की कमेंट्री। चलो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, देखो फोटोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फोटोन, ये घटना कि ड्यूअल नेचर, यानी कि रेडिएशन और मैटर का ड्यूअल नेचर होता है। यानी कि सभी ने बताया, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूटन ने पार्टिकल, मैक्स प्लैंक ने पार्टिकल और आइंस्टाइन ने पार्टिकल बताया, क्रिस्चियन हाइगेंस ने बताया था कि वो वेव की फॉर्म में चलता है। सभी ने अलग अलग देखा, अलग अलग बताया। तो यहाँ पे एक कहावत आती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। यानी कि जिसकी जैसी भावना रही उसने वैसा ही देखा। लाइट के साथ भी यही हुआ कि जिस वैज्ञानिक ने जिस तरीके से प्रकाश की घटना घटित कराई या फिर उसको देखा, है ना, उसी के बेसिस पे उन्होंने बता दिया कि सर ये वेव है या फिर ये पार्टिकल है। लेकिन एक साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इस पूरी गुत्थी को सुलझा करके रख दिया, जिसका नाम है लुइस दे ब्रोगली, जिसको हम गलत पढ़ते हैं। नाम इसका क्या है, तो मैं इसका नाम देखो हिंदी में पढ़ के लिख के बता देता हूं। लुइस डी, डी नहीं, डी डी ब्रॉय, लुइस डी ब्रॉय। यहाँ पे जी और एल साइलेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट नाम होता है लुइस डे ब्रॉय। यानी कि इन्होंने प्रोपाउंड करा था, सबसे पहले इन्होंने देखा था कि भैया लाइट जो है ना, वो डबल में चल रही है, डबल में एकदम दोगलापन है, कि अगर तुमने उसको वेव के साथ में इंटरेक्ट कराया है तो वो वेव की तरह दिखेगा, और मैटर के साथ इंटरेक्ट अगर कराया है तो वो पार्टिकल दिखेगा। इन्होंने ही बताया कि मैटर के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है कि अगर मैटर शांत पड़ा हुआ है तो वो पार्टिकल है, लेकिन अगर वही मैटर थोड़ा सा भी इर्द गिर्द खिसक जाएगा, समझ लो कि भैया ये वेव नेचर को क्रिएट कर रहा है, कि अपने पीछे वेव को बना रहा है। ठीक है ना? हाँ जी, इन्होंने बताया था सबसे पहले ये चीज, सारी गुत्थी सुलझा दी। नहीं तो सारे साइंटिस्ट आपस में एक दूसरे का चाकू लेकर कत्ल कर देते, खत्म, टाटा बाय बाय, फिजिक्स ही खत्म हो जाती है ना। इन्होंने हमारी जान को जंजाल बना दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी ना तो बाद में बनता तो था ही, है ना। चलो, अब 1920 के आसपास में एक और साइंटिस्ट थे जिनको अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा है, मैक्स प्लांक। यानी कि मैक्स प्लांक ने, साइंटिस्ट था बड़ा अच्छा मलूक, चश्मा उस्मा लगा के सैट बंदा, है ना। इन्होंने बताया कि लाइट जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, कि वो एक एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में चल रहा है। एनर्जी के पैकेट, इस शब्द पे जरूर ध्यान देना, मैं आपसे एक सवाल करूंगा इसी में। एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में चलता है, और उस एनर्जी के पैकेट का कोई मास नहीं होता है। उस एनर्जी के पैकेट को इन्होंने नाम दिया फोटोन। फोटोन नाम दिया। इंग्लिश में लिखें तो इसको लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, ये फोटोन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या वास्तव में फोटोन मासलेस होता है, यानी कि द्रव्यमानहीन होता है? क्या वास्तव में फोटोन के पास द्रव्यमान नहीं होता? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं होता। अब आप कहोगे सर काहे नहीं होता है?
क्यों नहीं होता? क्योंकि निर्वाण गुरुकुल जो आपके लिए बना करके मैंने तैयार करा है ना, उसमें ऐसा नहीं कि रटी-रटाई चीज़ें नहीं। आप ही के सामने लिखा होगा, बस थोड़ा-सा समझाने का अंदाज़ इस तरीके से करा जाएगा कि आप अपने से बड़े को भी समझा सकते हो। कैसे? देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान जो होता है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान जो होता है, यानी कि रेस्ट मास कहते हैं जिसको। रेस्ट इन पीस नहीं करना है, कभी इसको मार दो, है ना? रेस्ट मास जो होता है इसका, वो शून्य होता है, ऐसा माना जाता है। समझना मेरी बात को। रेस्ट मास जीरो होता है, जिसकी वजह से इसको मासलेस कहा जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सर जीरो क्यों होता है? जीरो क्यों होता है? अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया फोटोन को कि एनर्जी का पैकेट है। जिस किसी भी चीज का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, जिस किसी भी चीज का भौतिक अस्तित्व ही ना हो, जिस चीज को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते, रख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसका यानी कि वो सिर्फ एक अदृश्य चीज है। और अदृश्य चीज का ना तो कोई आयतन वॉल्यूम होता है, ना ही कोई द्रव्यमान या मास होता है। और जिसका कोई मास या द्रव्यमान नहीं होता, मासलेस कह सकते हैं, जीरो कह सकते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि सर इसमें ऐसा क्या है? फोटोन को पता है एनर्जी का पैकेट, तो भैया ऐसे समझ लो कि दो यूनिट एनर्जी ये रही, है ना? 2 यूनिट एनर्जी ये रही, 2 यूनिट ये रही, 2 यूनिट ये रही। अब एनर्जी तो दिखाई देती नहीं है कि हम उठा करके रख ले, है ना? एनर्जी तो दिखाई देती नहीं है। जब एनर्जी दिखाई नहीं देती, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? नहीं होगा। इसीलिए मासलेस होता है, क्योंकि एनर्जी का पैकेट है और एनर्जी दिखाई नहीं देती, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, रख नहीं सकते, खा नहीं सकते एनर्जी को। किसी फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज को खाएंगे जिसके अंदर एनर्जी हो सकती है, लेकिन एनर्जी होती कैसी है? नहीं देखी। ऐसे समझ लो कि भूत है बिल्कुल, पता नहीं कहाँ है, कैसे है ना? वही चीज है, इसीलिए इसका मास जीरो होता है। अब आप सवाल ये करोगे कि सर अगर वास्तव में फोटोन का द्रव्यमान जीरो होता है, तो ब्लैक होल, कहते हैं कि ब्लैक होल प्रकाश को भी अपनी तरफ खींच लेता, तो खींच कैसे लेता है? जब इसका द्रव्यमान तो जीरो होता है और खींचेगा गुरुत्वाकर्षण बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता मास पर है, मास इसके पास है नहीं, तो लाइट काहे भगी जाती है उसकी तरफ? तो सीधी बात यहां पर यह है कि हमारे जो चाचा के छोटे भैया थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन। चाचा कौन? फिजिक्स के पापा, हमारे चाचा, है ना? तो कौन थे? न्यूटन। न्यूटन के छोटे भैया अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने क्या बताया कि भैया कोई भी चीज जब चलती है, तो मेरे प्यारे दोस्त वहां पर एक चीज आती है, ये ये होता है विराम द्रव्यमान, और ये होता है डायनेमिक मास, यानी कि गतिक द्रव्यमान। कि अगर कोई चीज चल रही है, तो मास तो उसमें होगा। अब बात आती है, सर जब इसको जीरो कर देंगे तो ये सारा ही जीरो ना हो जाएगा, है ना? समझो बात को। जीरो और इनफिनिटी दो चीज ऐसी हैं जिनको सिर्फ कल्पना मात्र माना जाता है। सच्चाई बता रहा हूं, कल्पना मात्र माना जाता है। दूसरा ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन में चलते हैं। बहुत लंबी क्लास हो सकती है, मैं जीरो और इनफिनिट पे भी बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं इतना बता रहा हूं कि कंपैरिजन की जाती है। एग्जैक्ट जीरो कुछ नहीं हो सकता कभी भी, उसका एग्जिस्टेंस होगा, लेकिन इतना होगा कि लगभग जीरो माना जा सकता है, कि ऐसा माना जा सकता है कि कोई फर्क ना पड़े। लेकिन जब बहुत बड़े स्केल पर बात होगी, तो वो चीज भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा। अब ऐसे कैसे समझें कि सर जैसे कि हमारे अभी भारत में रोडवेज ने किराया बढ़ाया है, 75 पैसे बढ़ाए हैं 1 किलोमीटर पे। अगर मैं मान लूं सर 1 पैसा बढ़ाता 1 किलोमीटर पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 75 पैसे बढ़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही अगर 100, 150 या 300, 500 किलोमीटर हो जाए, तो ये 75 पैसे से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि ब्लैक होल जैसी कंडीशन के लिए, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, उतना ज्यादा पावरफुल होता है, तो वहां पे ये जो जीरो माना था,
एक्चुअल में जीरो होता तो है नहीं कुछ, सिर्फ कंपैरिजन चलती है कि लगभग इतना हो सकता है कि कोई फर्क ना पड़े। लेकिन जब बड़े स्केल पे बात होगी तो उसका फर्क भी पड़ता है। समझ गए कि नहीं? चलो, ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये हमारा फोटोन हो गया, एनर्जी का पैकेट हो गया। अब एनर्जी का पैकेट है तो सर एनर्जी कितनी होगी ये भी आप बता दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता देता हूं कि एनर्जी कितनी होगी। तो मैक्स प्लांक ने जब देखा कि भैया जो ये लाइट चल रही है उस लाइट में अलग अलग डिस्क्रीट पैकेट्स हैं, अलग अलग छोटे 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 पैकेट हैं, और उन पैकेट में एक एनर्जी है। वो एनर्जी कितनी है तो उन्होंने बताया कि एनर्जी है इतनी, या फिर इसको हम एच न्यू करके लिखते हैं, एच एफ या फिर एच न्यू। अब दिक्कत यह है कि देखो एनर्जी का क्या है कि एक पैकेट में सबसे छोटे से छोटे से छोटे से छोटी छोटी एनर्जी क्या होगी, तो वो छोटी से छोटी एनर्जी इतनी होगी। अब सवाल यह है कि चलो ये तो एनर्जी हो गया, एफ फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति हो गया, और यही हम इसको कहते हैं जिसको न्यू बोला जाता है, इसको न्यू। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि सर ये एच क्या है। एस इस एनर्जी की डिस्कवरी किसने करी, एक तरीके से देखा जाए मैक्स प्लांक ने। तो मैक्स प्लांक के नाम पर उनको सम्मान देने के लिए एच को बोला गया प्लांक्स कांस्टेंट। अब ये सोचो कि सर हमारी मर्जी है, हमने कुछ भी नाम रख दिया और हमने कह दी भैया ये कांस्टेंट है मान लो, नहीं मान सकते। प्लांक कांस्टेंट एक्चुअल में कहते किसको हैं, ये सवाल होना चाहिए कि सर प्लांक कांस्टेंट किसको कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्लांक कांस्टेंट को कोई कांस्टेंट नहीं होता है, समझो बात को। उसने क्या देखा था, मैक्स प्लांक ने ये देखा था कि जो एनर्जी है ना लाइट में, एक पैकेट के पास जितनी एनर्जी है और उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब अपनी जगह पे कितना वाइब्रेट कर रहा है। देखो मेरा पेट भी वाइब्रेट हो गया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये मोटापा है कहाँ जाएगा। तो वाइब्रेट जब होता है तो उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितना ऊपर नीचे जा रहा है, उसका रेशो, उनका अनुपात ही मैक्स प्लांक है। उसने देखा, मैक्स प्लांक ने यही देखा कि जो एक फोटोन के अंदर एनर्जी होती है और उसका फ्रीक्वेंसी का जो अनुपात होगा, वो अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट को उन्होंने क्या कहा कि इसी को मैं भैया प्लांक कांस्टेंट कह दूंगा, जिसकी वैल्यू 6.628 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकंड होता है, या फिर 4.14 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड होता है। इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अब अगर आपसे कभी कोई बच्चा मेरा पूछे कि सर प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, वैल्यू नहीं बात कर रहा, वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है आपसे कि होता क्या है, तो आप सीधा धड़ाक से बोलेंगे कि किसी भी एक फोटोन की एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी का रेशो ही प्लांक कांस्टेंट होता है। यानी कि मैक्स प्लांक ने यह बता दिया था कि लाइट कुछ भी हो, लाइट की वेवलेंथ कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस इतना है कि उस फोटोन की एनर्जी और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी का रेशो हर दम, हमेशा, हर कंडीशन में, हर जगह कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू ये है। इसीलिए इसको प्लांक कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट इसीलिए क्योंकि इसका एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का रेशो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि सर एक फोटोन की कम से कम एनर्जी कितनी हो सकती है। तो कम से कम एनर्जी इतनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि सर क्या किसी भी फोटोन की एनर्जी 2.5 एच एफ लिख सकता हूं मैं? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। कैसी होती है? क्वांटाइज्ड होती है। क्यों होती है समझो, कि जो लाइट होती है वो फोटोन के पैकेट के फॉर्म में है ना, एनर्जी के पैकेट फोटोन जिसको कहते हैं वो फोटोन है। अब जो फोटोन का है, उसने जो डिस्कवरी करा, उसने ये देखा कि जो पैकेट है ना वो सारे के सारे पैकेट एक जैसे हैं, सारे पैकेट एक जैसे हैं, सभी के अंदर एनर्जी की सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को उसने बोल दिया एच एफ। जब इस फोटोन के अंदर भी सेम क्वांटिटी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, तो फोटोन या तो एक होगा या दो होगा, डेढ़ तो हो नहीं सकता ना।
अगर डेढ़ होता तो सर इसका मतलब है कि उस एनर्जी के पैकेट को हम ब्रेक कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाते, करते नहीं हैं, होता ही नहीं। जब होता नहीं है तो पॉइंट नहीं आएगा सर। यानी कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि भैया जो ऊर्जा है वो क्वांटीकृत है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इसका। हिंदी में बात करूं तो पूर्णांक गुणक होना चाहिए। एचएफ में 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर होना चाहिए, पूर्णांक की गुणा होगी कभी भी, ना तो बटे में कुछ होना चाहिए ना फिर या पॉइंट में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? इसीलिए इसको कहा जाता है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, क्योंकि इसकी फॉर्म में चलता है। ठीक, चलिए, अभी इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं इसी फोटोन के अंदर, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, टाइम ज्यादा हो गया, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, इसीलिए इसका पार्ट दूसरा आएगा, और उस दूसरे पार्ट में पूरी बाल की खाल बताने की कोशिश करूंगा कि प्रकाश सीधा क्यों चलता है। ठीक है, आप खुद पे खुद बता देंगे कि प्रकाश सीधा काहे चलता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल निर्वाण गुरुकुल पे। जय हिंद, जय भारत।